समथिंग न्यू। चलिए लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। मैं यहां से पढ़ रही हूँ क्योंकि ये शाइन करता है ना। लिखिए, देखिए, which of the following is most nearly same in the meaning as the word given in the bold? implode। implode का मतलब क्या होता है? implode का मतलब पहले पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है ईमानदारी से किसी चीज की प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना, ईमानदारी से प्रार्थना करना, या जिसे हम कहते हैं रिक्वेस्ट करना। तो वो वर्ड है यहाँ पर रिक्वेस्टेड अर्नेस्टली। ठीक है, रिक्वेस्टेड अर्नेस्टली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड है ईगर। ईगर तो आप बता दोगे। उत्सुक, क्यूरियस, इसको हम कहते हैं उत्सुक, जिसका मतलब है क्यूरियस। चलिए थर्ड पे चलिए। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द, देखिए क्वेश्चन के लेवल बड़े अच्छे हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। Which play of Shakespeare have been described as the world's most filmed story after Cinderella के बाद? है हैमलेट। हैमलेट को कहा गया था सिंड्रेला एक बता इस तरीके से जैसे फिल्म में नहीं होती, जैसे फिल्म तो ऐसी ही बनी थी। तो वो शेक्सपियर की कौन सी थी? हैमलेट। नेक्स्ट चौथे में चलते हैं। Which of the following actors played the title role in the first performance of many Shakespeare's plays, including Hamlet, Othello, Richard III, King Lear? एंड किंग लियर है यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एंड, दिस इज एंड। ठीक है, तो आपको ये बताना है इन सारे प्ले में, हाँ, जो शेक्सपियर के जो प्ले में सबसे ज्यादा कैरेक्टर निभाने वाले कौन है? वो रिचर्ड बर्बेज। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विद दिस की का मतलब ये एक सोनेट है। शेक्सपियर्स अनलॉक हिज हार्ट। ठीक है, ये वर्ड्स जो है ये कहां से लिए गए हैं? द वर्ड्स आर फ्रॉम, किसने बोले हैं ये वर्ड्स? बिल्कुल सही, ये वर्ड्सवर्थ जी के वर्ड्स है। याद रखना, विद दिस की जो कि एक सोनेट है, शेक्सपियर्स अनलॉक्ड हिज हार्ट, ये शब्द किसके हैं? सोनेट डाला है ना, तो सोनेट इसीलिए क्योंकि 14 लाइन की जो बात थी तो वहां पर ये किसने कही थी? वर्ड्सवर्थ ने। क्लियर? आगे चले, चलिए छठे पे चलते हैं। इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज कैरेक्टर इज नॉट डेस्टिनी। शेक्सपियर की ट्रेजेडी में कैरेक्टर डेस्टिनी नहीं है, लेकिन देयर इज कैरेक्टर एंड डेस्टिनी। तो इज अ रिमार्क, ये किसने रिमार्क किया था? निकोल। निकोल, हाँ निकोल ने किया था। चेक कर लो चाहे, निकोल ने किया था इसको। ठीक है, इसे क्रॉस चेक कर लेना। समझ में आ गया? तो ये जो है शेक्सपियर की जितनी भी ट्रेजेडीज है, इसके जो कैरेक्टर्स है, कि कैरेक्टर ही नहीं है बल्कि कैरेक्टर और डेस्टिनी दोनों है, ये निकोल ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्योंकि मैं सारे आंसर्स बहुत रिसर्च करने के बाद बताती हूँ, फिर भी देखो ह्यूमन से एरर होती है, टू ह्यूमन इज एरर। तो हो सकता है कहीं पर अगर लगता है तो उसको कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना अगर डाउट संदेह लगे कहीं पर। सेवेंथ में चलते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है, आज लेट हो गए, पता है मैडम ने तो लेट ही आना है और अक्सर जब बच्चे लेट आते हैं तो मैडम थोड़ा जल्दी भी आ जाती है, ये होता है। पर आज मैं तो दिस इज फॉर डेट श्योर दैट आई विल बी 10-15 मिनट्स, आई विल ऑलवेज लेट। कम ऑन, आप तब तक स्टार्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अबाउट टोटल्स मिसलेनी अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स प्ले सेज I had rather than 40 shillings. I had my book of songs and sonnets here. Who is the Shakespeare and in which play? अच्छा एक मिनट, ये आपको पता शिलिंग किसे कहते हैं? शिलिंग एक ये बहुत पहले पुरानी मुद्रा थी, मॉनेटरी यूनिट कही जाती थी ग्रेट ब्रिटेन में। ये जो शिलिंग है यहाँ पर इसने बोली है, ये हम बोले तो मुद्रा है, ये एंशिएंट मॉनेटरी यूनिट, करेंसी इन ग्रेट ब्रिटेन। उस समय पे बहुत पुरानी है, ओल्ड, एंशिएंट, फॉर्मर कह सकते हो, जो पहले इसकी करेंसी हुआ करती थी। हाँ, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? अबाउट टोटल मिसलेनिया कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स प्ले सेज आई हैड रेदर देन 40 शिलिंग्स आई हैड। ये माई मैरी, ये किससे है? सिलेंडर इन द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर। ठीक है,
इसका आंसर ये आएगा। आगे ले लें, थोड़ा जल्दी चलेंगे। देखती हूँ अगर कल टाइम मिला तो 2 करा दूंगी, नहीं तो एक दिन जिस दिन सैटरडे के, जिस दिन संडे होगा ना, मंडे के दिन मैं आपके 2 प्रैक्टिस सेट करा दूंगी, क्योंकि मुझे संडे गैप मिल जाएगा ना, तो 2 कराने में बेटर रहेगा। ठीक है, तो मंडे को हम 2 प्रैक्टिस सेट के सोल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, शॉज प्ले। अच्छा 8 तो नहीं हुआ, चलिए। शॉज was rejected by a woman. E described her, E नहीं आना चाहिए, she आना चाहिए, her as the greatest orator in England. She was the president of the Theosophical movement, वैसे याद आ रहा होगा। She joined Fabian Society in 1885. कौन थी वो? एनी बेसेंट, बिल्कुल सही। आगे चले, 9th में चलते हैं। 9th क्वेश्चन है, शॉज प्लेज आर नोन एज, अरे ड्रामाज ऑफ आइडियाज, उसके सारे आइडियाज हैं, वो लगते हैं, देखो ऑप्शन ऐसे ही लगते हैं कि सब ऐसा लगता है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना, वो बहुत क्लोज, बहुत ही क्लोज आंसर्स देते हैं। तो इसके जो शॉ के जो प्लेज हैं वो ज्यादातर हमें किससे दिखते हैं? ड्रामा ऑफ आइडियाज। आप शॉ का प्ले का नाम बताओ, तो वो क्या है? उसमें एक आइडिया ही है, सेंटिमेंट तो वहां कहीं बात नहीं आई, है ना, समझ में आ गया? तो वहां एक आइडिया है जो उसने आइडिया को ड्रॉप किया है, तो उसके आइडियाज वाले, अगर हम इनकी बायोग्राफी को देखते हैं तो वहां पर क्या है? आइडियाज है। क्लियर? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th, प्रॉब्लम सेज, सॉरी, प्रॉब्लम प्लेज आर आल्सो नोन एज, जो प्रॉब्लम वाली प्लेज होंगी शॉ की, उन्हीं को ड्रामा ऑफ आइडियाज कहते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम ऑफ प्लेज जो किसने दिया था? शॉ ने, वो होते क्या है? ड्रामा ऑफ आइडियाज। क्वेश्चन को ऐसे इंटर रिलेट करके भी वो पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, 11th पे, थोड़ा फास्ट चल रही हूँ, 11th पे चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक इज डिफाइंड एज अ डैश बिकॉज द चीफ प्रोटैगनिस्ट इज अ कैरेक्टर टेकन फ्रॉम द हिस्ट्री एंड द प्ले डॉक्यूमेंट्स द सीरीज ऑफ पास्ट इवेंट्स दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेइन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये हम सबसे पहले ही जब मैंने आपको लिखाया था तुगलक, तो तुगलक इज अ हिस्टोरिकल प्ले, याद रखना, ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि तुगलक ने क्या किया है? राज्य किया है ना, हमारे शासन किया हमारी हिस्ट्री में, इंडिया ऑफ इंडियन हिस्ट्री में। 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। तुगलक कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ डैश एज इट रिप्रेजेंट्स द रेइंग ऑफ काइंड एंड हिज वेरियस मूव्स टू यूनिफाई द हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड एस्टैब्लिश अ जस्ट किंगडम इन दिल्ली। बिल्कुल, ये पॉलिटिकल है, क्योंकि वो क्या चाहता था कि हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में आपसी क्या रहे? हमेशा भाईचारा रहे। तो एक कहीं ना कहीं ये एक पॉलिटिकल प्ले था। क्लियर है? तुगलक। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। डिस्पाइट बीइंग अ मुस्लिम सुल्तान, तुगलक इज वेल नोन फॉर, बिल्कुल सेक्युलरिज्म, बिल्कुल सेक्युलरिज्म है। क्यों सेक्युलरिज्म है? क्योंकि उसने कभी भी कॉम्युनल वो नहीं किया। तो अगर सेक्युलरिज्म की हिंदी बताऊं तो धर्मनिरपेक्षता, हिंदी इसकी आएगी धर्मनिरपेक्ष, मतलब धर्म के प्रति कोई भी बायस नहीं था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13th, 14th, राइडर्स टू द सी इज अ प्ले रिटन बाय, ये सभी ने कर लिया होगा, जेबी सिंज है, तो इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है। राइडर्स टू सी वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड ऑन, हाँ 25 फरवरी 1904 में सबसे पहले ये प्ले क्या हुआ था? परफॉर्म किया गया था। 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। हु रोट, ये किसने लिखा? कि क्या डन जो है, हु रोट ऑफ डन के बारे में इन 1693, और ये कहा he affects the metaphysics not only in his satire but in his amorous words। amorous का मतलब क्या होता है? ऐसा है ना, वोकैबुलरी भी थोड़ी समझनी पड़ेगी। amorous का मतलब होता है कामुक, मेरे को दिख नहीं रहा, ठीक है। वेयर नेचर, ये तो सही आंसर आप सभी लोग का सही है, हाँ जॉन ये, पर इसका थोड़ा मतलब समझ लेते हैं। क्वेश्चन अगर घुमा दिया जाए फॉर एग्जांपल तब के लिए, तो वेयर नेचर ओनली शुड रेंज, जहां नेचर ही रूल करना चाहिए, एंड परप्लेक्सेस द माइंड्स ऑफ फेयर सेक्स,
परप्लेक्सस का मतलब क्या होता है? कठिनाइयां, उलझन भरी दिमाग में, एंड विथ नाइस स्पेक्युलेशंस ऑफ फिलोसफी, चिंतन फिलोसफी का हो, वी व्हेन ही शुड एंगेज देयर हार्ट एंड एंटरटेन देम विद द सॉफ्टनेस ऑफ लव। कोई है मतलब नेचर के प्रति जब वो प्रेम, तो आपका उत्तर सही है, सभी ने बोला है जॉन ड्राइडन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। Who refers to the beginning of 17th century in which there appeared a race of writers that may be termed as the metaphysical poets? बिल्कुल, ये किसने रेफर किया था? तो ये किया था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 18th क्वेश्चन। फॉर वर्ड्सवर्थ्स इमेजिनेशन इज, यस बिल्कुल, कंबाइनिंग पावर भी थी और साथ ही साथ क्रिएटिव फैकल्टी भी थी, तो बोथ ऑप्शन ए एंड बी इज द राइट आंसर। 19th पे चलते हैं। 19th क्वेश्चन है आपका, व्हाट अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ शुड बी द सब्जेक्ट ऑफ पोइट्री? इट विल बी डी। दोनों चीज थी, डी। ये सब देखो, ए भी है और बी भी है। उसकी सिचुएशन फ्रॉम एवरीडे लाइफ, प्रत्येक दिन की जो सिचुएशन है, और साथ ही साथ उसकी जो लाइफ, रूरल रस्टिक, रूरल तो क्योंकि अर्बन पे तो उसने कभी बात करी नहीं, रस्टिक पीपल मतलब देहाती लोग, तो इसलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, 20 पे चलते हैं। Why does Wordsworth consider rustic people suitable for the subject of poetry? क्या रीजन रहा होगा? पहली बात तो यह है कि वे लोग क्या रहते हैं, बहुत नेचर के करीब रहते हैं। नेचर, मैच्योर लिखा है, नेचर आना चाहिए, बिकॉज दे आर क्लोज टू नेचर। हाँ, एंड बिकॉज दे आर फ्री फ्रॉम वैनिटी। वैनिटी का मतलब समझ गए ना, क्या होता है वैनिटी? है घमंड, प्राइड एंड आर्टिफिशियलिटी। भाई गांव के लोग तुम्हें पता ही है कैसे होते हैं, सिंपल सादे, है ना? तो इसलिए क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। Who wrote the play Waiting for God? God, अब देखो है, हाँ, अब ये लिटरेरी टर्म्स है। आप लोग सोचोगे कि जो लिटरेरी टर्म्स और मूवमेंट्स है ना, ये कहां से आ गया? तो हमारे कोर्स में नहीं है, तो क्वेश्चन ऐसे ही टपकेंगे। हेरोल्ड पिंटर का क्वेश्चन जो उस दिन आया था ना, जब आप लोग बोल रहे थे, तो वो इसीलिए इस पर्पज से आएगा, लिटरेरी मूवमेंट्स एंड टर्म्स। ठीक है, तो ये उत्तर आ गया, बिल्कुल सही है। हाँ, इसका है सैमुअल बेकेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 22 पे चलते हैं। अब वो देखो, हेरोल्ड पिंटर से ही आ गया। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ हेरोल्ड पिटनर्स प्लेस? क्यों? लैक ऑफ एक्सप्रेशन। लैक ऑफ एक्सप्रेशन, उसके जो काम थे, जो उसका वर्क था, जो उसके जो प्लेस थे, किसके? हेरोल्ड पिंटर के, उसमें एक्सप्रेशंस की क्या रही? हमेशा कमी रही। ठीक है, समझ में आ गया? देखो, हमने जल्दबाजी में, क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ हेरोल्ड पिंटर्स प्लेस? उसकी क्वालिटी क्या है, मतलब किस चीज के लिए वो फेमस है? कि वहां एक्सप्रेशंस की कमी है, उसके जो प्ले है वहां वो एक्सप्रेसिव नहीं है। समझ में आ गया? और वैसे भी थोड़ा भी क्लू लगाते ऑल ऑफ दीज हो भी नहीं सकता। एक पॉजिटिव बोल रहे हैं, एक नेगेटिव बोल रहे हैं, तो हाँ, वो एकदम ऐसा ही होता है ना, जिस समय हम एग्जाम देते हैं, इतना देखते नहीं, फट से टिक लगा देते हैं, और आता भी होगा तो भी गलत हो जाता है, ऐसा हो जाता है। 23 पे, हु फर्स्ट यूज द टर्म एब्सर्ड? बिल्कुल, एल्बर्ट कैमस ने सबसे पहले ये शब्द एब्सर्ड यूज किया था। याद रखना, क्योंकि ये सारे लिटरेरी मूवमेंट से क्वेश्चन बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। इन ओड टू साइक, साइक इज लव्ड बाय एरोस, जो क्या है? लव। ठीक है, चले आगे, चले 25 पे चलते हैं। Let the winged fancy roam, pleasure never is at home. The lines are from Ode to Fancy. तुम वहीं से अनुमान लगा लेना, थोड़ा दिमाग क्लू भी लगा लेना, याद ना भी रहे तो फैंसी से याद रख लेना। अरे भाई, ये तो फैंसी रोम है, तो ये लाइन कहाँ से ली है? Ode to Fancy से। ठीक है, कभी कभी कहते नहीं है, थोड़े से क्लू भी ले लेते, कभी कभी क्लू भी काम कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिसन्स फ्रेंड अर्थन हेनरी हेलम डाइड एट वियना में, उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन 27।
She truly enjoyed growing her own organic vegetables. The underlined word in the sentence above is what? Grow के बाद ing, तो याद रखो इट इज अ जेरेंड. बस क्लू याद रखो, ठीक है. तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट चलेंगे 28 पे. डैश द शावर वॉज ओवर, द सन शोन आउट अगेन. हिंदी हिंदी समझो पहले. आफ्टर. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन क्या है भाई, शावर बरसात हो, बरसात जब रुक गई उसके बाद धूप खुल गई, तो बाद, आफ्टर लगेगा ऐसा ही. अनलेस, अनलेस मतलब जब तक की शावर हो रही थी, तो क्वेश्चन का मतलब मीनिंग बदल गया, ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29. 29 क्वेश्चन है, दे आर स्टिल वर्किंग, द डैश फिनिश्ड. दे हैव नॉट, हाँ हैवंट. दे के साथ हैव लगता है ना, और नेगेटिव है तो क्या लग जाएगा? हैवंट. दे नहीं रखा फिर. दे आर स्टिल वर्किंग, दे हैवंट फिनिश्ड. हैव नॉट, ठीक है, इसको हैव नॉट बोलते हैं. नेक्स्ट चलते हैं 30 क्वेश्चन को देखिए. ही नोज हाउ टू प्ले डैश वर्ड्स ऑन वर्ड्स. उसको पता है कि शब्दों से कैसे खेला जा सकता है, तो क्या आ जाएगा? ऑन वर्ड्स. नेक्स्ट चलते हैं 31 पे. अ बस कोलाइडेड डैश अ कार. बिल्कुल सही, विद अ कार. ठीक है, कोलाइड तो जानते हो ना, टक्कर मारना. नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही एक और बना रखा है. अ बस क्रैश्ड डैश अ कार इनटू अ कार. क्योंकि बस मोशन में आई और उसने कार को क्या कर दी? क्रैश, इनटू, तोड़ दी. तो क्या आ जाएगा यहाँ? क्योंकि याद रखना इनटू का प्रयोग हमेशा गति में होता है, मोशन में, बाहर से अंदर. तो बस आई और अंदर कार को तोड़ दिया, तो अंदर गई, दैट मीन्स इनटू. समझ में आ गया? नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 33. अ पर्सन हु हेट्स वीमेन. बिल्कुल सही, मिसोगाइनिस्ट. नेक्स्ट 34 पे चलते हैं. वन हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी. बिल्कुल, पैसों के लिए ही लड़ता रहना, मर्सिनरी. ठीक है. 35. दैट कैन नॉट बी कॉन्कर्ड और डिफीटेड. जिसको जीता ना जा सके, जिसको हराया ना जा सके है. हाँ सही है. इनविंसिबल क्या जाएगा? अपराजय, मतलब जिसको हम हरा नहीं सकते. तो इनविंसिबल, जिसको क्या नहीं कर सकते? हराया ना जा सके. 36. कंप्लीट द सेंटेंस. टेक केयर व्हाट यू से. यू विल हैव टू डैश योर वर्ड्स. You will have to eat your words. ये फ्रेज है, लेकिन वर्बल फ्रेज आ सकता है क्योंकि वर्ब आपके कोर्स में है. ऐसे इडियम फ्रेजेस नहीं दे रखे, लेकिन वर्ब्स के फ्रेज आ सकते हैं क्योंकि वर्बल है. अब इसका मतलब जानते हो? क्योंकि मतलब तो पता नहीं, तो कहां से ईट लगा देंगे. ईट का मतलब यहाँ इससे कह रहा है कि तुम देख लो, सोच लो, नहीं तो तुम्हें अपने ही शब्दों पे शर्मिंदा होना पड़ेगा. तो उसको कहते हैं टू ईट योर ओन वर्ड्स, कि तुम अपने शब्दों से क्या हो जाओगे. जैसे कुछ आपने बोला, वो गलत हो गया, तो आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा, उस सेंस में. ये समझ में आ गया? तो व्हाट विल बी द आंसर? 8. 37 पे चलो. टू और मोर सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस ज्वाइंड बाय एंड. यदि, हाँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एंड जहां भी आ जाए, दो चीज जुड़ रही है ना, तो वर्ब भी क्या लगेगी? प्लूरल लगेगी. तो ऑलवेज प्लूरल कर दो मेरे हिसाब से. ना ना, हमेशा नहीं, क्योंकि एक जगह पर ऐसा होता है ना कि वो एक ही, जैसे ब्रेड एंड बटर होता है, लगता तो एंड से है, लेकिन उसका कॉम्बिनेशन उसी के साथ है, उसको हम सिंगुलर में लेते हैं, तो ऑलवेज नहीं आएगा, प्लूरल वर्ब लगेगी. क्लियर है? क्योंकि ब्रेड बटर का कॉम्बिनेशन है, उसके बिना उसका वर्क नहीं होगा. लग तो वो भी एंड से ही जुड़ रहा है, तो वहां वो केस उल्टा हो जाएगा ना, इसलिए ऑलवेज ना लगा के हम प्लूरल वर्ब्स लगते हैं. चलिए नेक्स्ट चलते हैं 38 पे. विच नोवेल ऑफ, अच्छा एक रहता है. अ वर्ब मस्ट अग्री विद इट्स सब्जेक्ट्स इन डैश एंड पर्सन. नंबर, हम नंबर पे डिपेंड करते हैं. कितने लोग हैं, संख्या, और कितने क्या है, पर्सन है. ठीक है, नंबर है, सब्जेक्ट नंबर पे डिपेंड कर रहा है. वर्ब 39.
Which novel of Dickinson the most worthless? हाँ क्या है ये? The Child History of England, ये इसका सही उत्तर है। 40 पे चलते हैं। Whose novel throw light on the miseries of poor orphan children? Dickens। क्यों, कौन सा नॉवल लिखा था? ओलिवर ट्विस्ट लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। A room of one's own is an extended essay by, किसने लिखा ये? हाँ, ये वर्क उन्हीं का है। ऐसे जो लिखवाए थे ना वर्क, तो वो डिटेल में तो जाने की जरूरत नहीं थी, मैंने आपको बोला, क्योंकि वो वर्क ही पूछ लेगा किसके ऑथर का। तो ऐसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन, ये वर्क किसका है? वर्जीनिया वुल्फ का। नेक्स्ट 42, Who's Afraid of Virginia Woolf? मुझे लग रहा है दोबारा तो नहीं आ गया। Is a 1962 plays। एक्चुअली रिपीट भी हो जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन भी कहां से बना है। एल्बर्ट एलवी, ये कल परसों आया था। आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इन द नोवेल अनटचेबल, हाँ, बाका की सिस्टर का नाम क्या रहता है? सोहिनी। तो याद रखिएगा, बाका की सिस्टर का नाम सोहिनी रहता है। 44 पे चलते हैं। Which of the following novel is not by मुल्कराज आनंद? बिल्कुल, द रेस्ट सब किसके हैं? इन्हीं के हैं, लेकिन सेकेंड वाइफ इनका वर्क नहीं है। सो मुल्कराज का ये वर्क नहीं है। सो दिस इज द आंसर। 45, How many essays of Francis Bacon were published in the second edition of essay? है? हाँ, 1612 में कितने पब्लिश हुए थे? 38। हाँ, फिर आए थे ना वो, याद एडिशन मैंने लिखाए थे आपको, तो 3 थे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इससे दूसरा भी पूछा जा रहा है, थर्ड वो है फाइनल में। अब ये 46 में यही पूछ रहा है, फ्रांसिस बेकन के थर्ड फाइनल एडिशन में कितने ऐसे, जो कि 16 से 58 हो गए। क्लियर? तो इनको याद रखना, याद रखो 38 किसमें? सेकंड में, और थर्ड, हाँ ऐसे याद रखना, याद रखना, ये क्रोनोलॉजी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट चलूं मैं। 47, Who said, whoever wishes to attain an English style, familiar but not coarse, and elegant but not ostentatious, must give his days and nights to the volume of Edison. इसका मतलब जानते हो? ostentatious का मतलब जानते हो? ये इसका मतलब होता है शो ऑफ, दिखावटी। क्या कहते हैं इसको? दिखावटी, शोई। तो यहां पर ये क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही है, उत्तर तो यही आएगा, डॉक्टर जे सैमुअल जॉनसन। और इसमें ये क्या बोल रहे हैं? किसने कहा कि हो वेल विशेस, जो चाहता है कि मैं इंग्लिश स्टाइल को अपनाऊं, उसको फेमिलियर होना चाहिए कि भाई उसको दिखावा नहीं करना है, लेकिन उसको क्या करना है? अपने डेज और नाइट्स जो है वो वॉल्यूम ऑफ एडिशन। तो ये किसने कहा था? किसके लिए कहा था? सैमुअल जॉनसन ने कहा था। किसके लिए? एडिशन। ठीक है। 48, Who states the spectator will aim to unleaven morality with wit and to temper wit with morality? तो सबसे पहले तो unleaven वर्ड आया एक। unleaven का मतलब क्या हुआ? देखो ये वोकैबुलरी है, कहीं से भी भाई आप लोग का उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से आप ही के जैसे लिटरेचर के वर्ड्स भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो अनलिविंग का मतलब होता है किसी चीज में कहते नहीं, अरे भाई तुमने ये वर्क किया, इसमें तुमने तो जान डाल दी, मतलब इसमें लाइफ, मतलब इसमें अब जान आ गई। कहने का मतलब है कि अब और अच्छा हो गया, एनहांस कर दिया। तो लिख लो सजीव कर देना या जान डाल देना, किसी चीज में जान डाल देना। ठीक है, तो वो यही बोलता है, जो स्पेक्टेटर था उसका जो एम था वो यही था कि नैतिकता में वो जान डाले अपनी बुद्धि से। विट का मतलब तो जानते हो, बुद्धिमता से। और आगे एंड टू टेम्पर विट, और लोगों को भी लालच दे कि बुद्धिमता से ही वो नैतिकता को सीखे। तो ये किसमें था? ये कौन सा स्पेक्टेटर? स्पेक्टेटर तो आप जानते हैं ना। तो ये जो स्पेक्टेटर था ये कौन से उसका नंबर का था? मिस्टर स्पेक्टेटर इन नंबर 10।
ये देख लेना, क्योंकि इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी मुझे लगता है शायद आज वाले क्वेश्चन में आया हुआ, स्पेक्टेटर से और क्वेश्चन आया था, कल आ सकता है फिर। ठीक है, समझ में आया क्या? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए 49 पे चलते हैं। Who wrote an essay on the foundations of geometry? सोचने की जरूरत ही नहीं, जहां मैथमेटिक्स आ गई वहां कौन है, किसी को नहीं देखना, बर्टनार्ड रसल को देखना, क्योंकि ही वॉज अ मैथमेटिशियन, ही वॉज अ लॉजिकल। एक ठीक है, 18 साल तक ये घर में ही रहे। कुछ पॉइंट्स की फैक्टर्स हैं और इनका अपने आप में एक नाम है। एस राधाकृष्णन को भी बिल्कुल याद रखना, क्योंकि उन्हीं की वजह से टीचर्स डे मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? ये एग्जाम में, हाँ, तो ये याद रखना। 62 से 60, ठीक है। चलिए 50 क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन 1905 हु रोट द एसे ऑन डिनोटिंग विच वाज पब्लिश्ड इन फिलोसॉफिकल जर्नल माइंड? हाँ, रसल का ही था ये। देखो 1905 में किन्होंने ऐसे लिखा ऑन डिनोटिंग। डिनोटिंग जो ऐसे था, मैंने आपको वर्क लिखाए थे, तो याद, वर्क के नाम याद रखने हैं बस। तो डिनोटिंग में उन्होंने पब्लिश किया था, जो कि एक फिलोसॉफिकल जर्नल माइंड था, क्योंकि ये लॉजिकल भी था। तो ये अपने आप किसने लिखा है? ये बर्टनार्ड रसल ने। ठीक है, मुझे पता होता इतनी जल्दी हो गया तो हम नेक्स्ट भी करते। देखते हैं, अगर कल टाइम मिलेगा तो कल कराऊंगी, नहीं तो मंडे को मैं आपको 2 प्रैक्टिस सेट करा दूंगी। ठीक है, क्लियर है? यहां तक हो गया क्लियर? जो आपका समझ में आ गया ना सबको? चलिए फिर एक बार मुझे आज का पेपर दिखाना, कौन से क्वेश्चंस। ये पहले वाइंड अप कर दो। क्लास को कौन ऑफ करता है? क्लास को ऑफ कर दो प्लीज। Damn.